अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो बेटा इस चैप्टर का आज ये फर्स्ट लेक्चर होगा। तो इस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे और कोई एक दो टॉपिक इसका पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब क्योंकि हम इस चैप्टर के बारे में सेल को ही पढ़ते हैं, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में जो है हम जिस चीज़ की स्टडी करेंगे वो होता है हमारा सेल, ठीक है। बेटा देखिए, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। जब भी किसी जानदार की बात होती है, चाहे वो इंसान हो, पौधा हो या जानवर हो, हमें पता है कि उसकी जो स्टार्टिंग होती है, उसकी जो ओरिजिन होती है वो सेल से होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेल को समझेंगे या सेल की एक सुइटेबल जो है वो डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल। हम कहते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसका, जिंदगी का, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम सेल को क्यों कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। देखिए, सेल को स्ट्रक्चरल इसीलिए कहते हैं क्योंकि सेल हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। आपको ये जो मेरी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सेल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। और दूसरी चीज कि हम इसको फंक्शनल क्यों कहते हैं। फंक्शनल इसको इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी डिफरेंट तरह के सेल्स हैं वो अलग अलग क्या करते हैं, फंक्शंस करते हैं, ठीक है। जैसे कि रिसेप्टर की अगर आप बात करो तो रिसेप्टर का काम ये होता है कि कोई भी स्टिमुलस आया है, कोई भी चेंज आया है, उसको रिसीव करना, ठीक है। एज वेल एज हमारे जो ब्रेन सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन कहते हैं, उनका काम ये होता है कि ब्रेन तक जो है वो सिग्नल पहुंचाना और वहां से दोबारा सिग्नल जो है बॉडी या किसी भी ग्लैंड तक पहुंचाना। तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं बेटा वो सारे अलग अलग क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इसीलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल भी कहते हैं और फंक्शनल भी कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये होता है बेटा, एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट हमें सिर्फ सेल की डेफिनेशन तक महदूद नहीं रहना पड़ता, हमें सेल को जो है वो डिटेल में पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसकी डिटेल स्टडी करने के लिए सेल के अंदर वाले जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी हिस्से होते हैं, उनकी स्टडी भी जो है हमें करनी होती है, ठीक है बेटा। अब जाहिर सी बात है, अगर आप सेल के अंदर वाले स्ट्रक्चर को बेटा पढ़ने जा रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस सेल को आइसोलेट करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल को आइसोलेट करना या उसकी स्टडी करने के लिए बेटा कुछ टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो अगला हम उसी चीज के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, याद रखना जिस फील्ड के अंदर सेल की स्टडी की जाती है उसको हम कहते हैं सेल बायोलॉजी, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है, टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी, ठीक है। बेटा आपकी एफएससी फर्स्ट ईयर की बुक में तकरीबन उन्होंने कोई 9 टेक्निक्स दी है। उन 9 टेक्निक्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में सिर्फ उनमें से कोई भी एक टेक्निक हम पढ़ेंगे, शुरू वाली, जिससे हमें जो है थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि किस तरीके से सेल के अंदर वाले हिस्सों की जो है वो स्टडी की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मैं उन सारी टेक्निक्स के यहाँ पे जो है वो नाम लिख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो सबसे पहली बेटा जो टेक्निक है उसका नाम है सेल फ्रैक्शनेशन। अच्छा, सेल फ्रैक्शनेशन के अंदर भी दो चीजें बेटा आ जाती है, एक होता है सेंट्रीफ्यूगेशन और दूसरा जो इसके अंदर होता है वो होता है सेडिमेंटेशन, ठीक है। ये पहली टेक्निक है। दूसरी जो हमारे पास टेक्निक आती है बेटा वो होती है डिफरेंशियल स्टैनिंग। इसके अंदर सेल के मुख्तलिफ हिस्सों को स्टैनिंग की जाती है उसको स्टडी करने के लिए। तीसरी जो हमारे पास टेक्निक आती है वो होती है माइक्रो डायसेक्शन। चौथी बेटा जो टेक्निक आती है उसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। पांचवी जो बेटा टेक्निक आती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। और छठी जो टेक्निक होती है उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। सातवीं जो टेक्निक आती है उसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर। आठवीं जो बेटा टेक्निक हमारे पास आती है उसको हम कहते हैं माइक्रोग्राफी, माइक्रो सॉरी माइक्रोग्राफी नहीं, माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी, ठीक है। एंड सबसे ये माइक्रोस्कोपी जो आएगी वो 8वें नंबर पे आएगी। एंड सबसे बेटा जो लास्ट वाली हमारे पास होती है उसके उसके अंदर हम क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ सेल साइज एंड इट्स ऑर्गेनेलिज।
ठीक है बेटा। तो आपने ये सारे के सारे 9 जो टेक्निक्स है बेटा उनको जहन में रखनी है, ठीक है। इनको जहन में रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके जहन में एक चीज होनी चाहिए कि हम किस तरीके से एक एक टेक्निक को यूज करके हम सेल को स्टडी करते हैं। बेटा हम आज के इस लेक्चर में जिस टेक्निक को स्टडी करने वाले हैं वो वो है ये वाली, पहली वाली, दैट इज सेल फ्रैक्शनेशन, ठीक है। मैं बेटा यहाँ पे लिख लेता हूँ कि सेल फ्रैक्शनेशन क्या होती है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेटा, सेल फ्रैक्शनेशन हम कहते हैं, सेल फ्रैक्शनेशन, सेल फ्रैक्शनेशन हम इसको कहते हैं कि आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स। बेटा सेल के जितने भी हिस्से हैं उनको आइसोलेट करना, उनको तोड़ना, उनको अलग अलग करना। अच्छा, किस लिए हम अलग करते हैं बेटा? दो चीजों के लिए। एक तो हम उसका स्ट्रक्चर जो होता है, उसका स्ट्रक्चर वो स्टडी कर सके। दूसरा क्या स्टडी कर सके? उनकी जो भी केमिकल कंपोजिशन है बेटा, केमिकल कंपोजिशन है, ये स्टडी कर सके। तो इन दोनों चीजों को स्टडी करने के लिए हम सेल के जितने भी कंपोनेंट्स है बेटा उनको आइसोलेट करते हैं, उनको अलग अलग करते हैं। इसी चीज को कहा जाता है सेल फ्रैक्शनेशन। क्या कहा जाता है? सेल फ्रैक्शनेशन, ठीक है बेटा। अच्छा, अब जैसा कि हमने इन टेक्निक्स में लिखा था कि सर सेल फ्रैक्शनेशन के अंदर दो इसके पार्ट है, एक आ जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन, एक आ जाता है सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो अब इनको पढ़ते हैं दोनों को कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है और सेडिमेंटेशन क्या होती है, ठीक है। बेटा देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप इस चीज को समझ लें, ये भी एक टॉपिक आपकी बुक में दिया गया है, इसका नाम है होमोजेनाइजेशन, ठीक है। बेटा देखिए होगा ये, होमोजेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप कोई भी एक ब्लेंडर लो, ठीक है, उसके अंदर कोई भी एक टिश्यू का टुकड़ा जो है उसके अंदर डाल दो, और उसको डाल के जब आप उसको ब्लेंड करवाओगे बेटा, तो होगा ये कि उस टिश्यू के टुकड़े से अलग अलग सेल हो जाएगी, ठीक है। जैसे देखो हमने यहाँ पे एक होमोजेनाइजर लिया है, इसको आप इसके अंदर भी कर सकते हो, या पुराने दौर में हमारे पास वो जो होते थे पीसने वाले, जिसको हम मोटर एंड पेसल कहते हैं, उसकी मदद से भी ये किया जा सकता है, ठीक है। ये देखो बेटा इस वाली डायग्राम में मैंने ये जो रेड रेड बनाया है ये बेसिकली टिश्यू है, ठीक है। तो इस टिश्यू को रख के मैंने जैसे इसको होमोजेनाइज करवाया, तो अब ये क्या हो गए, एक एक सेल इससे आइसोलेट हो गए, यानी टिश्यू से अलग अलग सेपरेट क्या हो गए, सेल हो गए, ठीक है बेटा। अच्छा, होमोजेनाइजेशन करने के लिए बेटा यहाँ पे सुइटेबल मीडियम की जरूरत पड़ती है, यानी कि इस प्रोसेस को करने के लिए ये जो अंदर वाली जगह है, जो अंदर वाला मीडियम है, वहां पे कुछ चीजों का आपने जो है वो ख्याल करना पड़ता है, ठीक है। वो कौन सी चीजें हैं बेटा? सबसे पहले तो यहाँ पे क्या चाहिए? सबसे पहले यहाँ पे बेटा प्रॉपर पीएच चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए बेटा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर जो है वो आयोनिक कंपोजिशन चाहिए, एंड बाज औकात बेटा यहाँ पे कुछ एंजाइम भी जो है वो डाले जाते हैं, ठीक है। अब देखो एक एंजाइम बेटा आपकी बुक में लिखा गया है, इस एंजाइम का नाम है पेक्टिनेज, पेक्टिनेज, ठीक है बेटा। अच्छा, ये वाला जो एंजाइम है जिसको आप पेक्टिनेज कह रहे हो, ये वाला एंजाइम बेटा प्लांट सेल को सेपरेट करने के लिए जो है वो डाला जाता है इसके अंदर। पेक्टिनेज क्या करता है कि प्लांट सेल का जो मिडल लेमेला होता है, आपको पता है दो प्लांट सेल जब आपस में मिलते हैं तो बीच वाला जो मिडल लेमेला होता है, पेक्टिनेज उस मिडल लेमेला को खा जाता है, डाइजेस्ट कर लेता है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, दोनों जो प्लांट सेल है बेटा वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस कहलाता है होमोजेनाइजेशन, जिसके अंदर आप टिश्यू को जो है वो अलग अलग सेल के अंदर क्या करते हो, सेपरेट करते हो, ठीक है। अगला जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। बेटा आपने एक तरह की फोर्स पढ़ी हुई होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। वो आपने देखा होगा ना, वो जो है वो गिलास में पानी भर के ऐसे घुमा रहे होते हैं, लेकिन वो जो गिलास का पानी है वो गिलास से बाहर नहीं आता। अच्छा, वो क्यों नहीं आता? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी चीज को आप जब सर्कुलर मोशन करवाते हो बेटा, तो उस सर्कुलर मोशन में उसके अपोजिट साइड पे क्या लगती है, फोर्स लगती है। तो जैसे आप उस गिलास को घुमा रहे होते हो तो बेसिकली गिलास की बैक साइड पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होती है, तभी वो पानी गिलास से गिरता नहीं, ठीक है। अच्छा, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस में होगा क्या सबसे पहले बेटा यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ली जाती है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होता है कि जैसे ही आप इसकी सर्कुलर मोशन करवाओगे बेटा, तो इसके अंदर से जितनी भी डेंसिटी वाली चीजें हैं ना वो नीचे बैठ जाएंगी, और जो भी कम डेंसिटी वाली है वो क्या हो जाएंगी, बाहर आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि सेंट्रीफ्यूगेशन
में जो चीज आप देखते हो वो होती है डेंसिटी। ठीक है, कि सेल के अंदर जितने भी हिस्से हैं उनके अंदर किसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो किया क्या आपने कि सबसे पहले ये देखो, ये जो आपने होमोजेनेट यहाँ से निकाला है, ये वाला जो सॉल्यूशन निकाला है, इसको आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या कर दिया, डाल दिया। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के बेटा जैसे ही आपने इसको घुमाया तो होगा ये कि जो डेंसिटी जिन ऑर्गेनेल्स की ज्यादा होंगी वो नीचे बैठ जाएगी, और जिनकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर जो है वो तैर रही होंगी फ्लूइड की फॉर्म में। ठीक है बेटा, उसके अलावा देखो अब सेल के कुछ हिस्से हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले बेटा, अच्छा इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई जाती है। सबसे पहले कम स्पीड दी जाती है, उसके बाद उससे ज्यादा स्पीड, उसके बाद उससे ज्यादा स्पीड। ठीक है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन में आप जितनी स्पीड बढ़ाओगे बेटा उतने ही हल्के हल्के पार्टिकल्स भी क्या होंगे, नीचे बैठने लगेंगे। सबसे पहली जो बेटा हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है उसके अंदर हमने क्या किया है, उसको जैसे ही एक बार हमने उसको जो है वो घुमाया तो सेल का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस प्लूरल है, न्यूक्लियाई यानी बहुत सारे, ओ सॉरी न्यूक्लियस सिंगुलर है, न्यूक्लियाई यानी प्लूरल बहुत सारे। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूक्लियाई जो है क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, अब ये जो ऊपर वाला फ्लूइड बचा है ना, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो चीज नीचे बैठ जाए जिनकी डेंसिटी ज्यादा हो उनको आप पैलेट बोलोगे, और जो ऊपर बहता है फ्लूइड उसको आप सुपरनेटेंट बोलोगे। ठीक है बेटा, तो आपने एक बार इसको घुमा दिया, आपको पता लग गया कि भाई ये जितनी भी न्यूक्लियाई है सेल के अंदर वो नीचे आ गई। उसके बाद आपने ये जो फ्लूइड है ना सुपरनेटेंट, इसको अलग करके इसको दोबारा से एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, फिर इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की स्पीड आपने क्या कर दी, बढ़ा दी। तो जैसे ही आपने स्पीड बढ़ा दी तो अब जो चीज नीचे बैठ रही है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सेल का एक हिस्सा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आपने ये दोबारा से ये वाला फ्लूइड निकाल दिया, और दोबारा जो है आपने जब इसको रब किया तो आपने देखा कि ये जो राइबोसोम है बेटा, ये राइबोसोम क्या है, नीचे बैठ गए, और बाकी ये जो फ्लूइड है ये दोबारा से आप इसको क्या कर सकते हो, घुमा सकते हो। तो अब ये जो हम एक एक करके करते जा रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियाई सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद राइबोसोम। ठीक है, तो बेटा ये प्रोसेस कहलाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, अच्छा ये चीज हो गई। उसके बाद एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ये वाला सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के अंदर बेटा हम क्या करेंगे, देखो इसके अंदर क्या होता है, सेटिंग डाउन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स का नीचे बैठ जाना दो चीजों को देखकर, एक उनकी डेंसिटी को देख के, एक उनके मास को देख के। ठीक है, अच्छा किस प्रोसेस से, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन करवा के उसकी डेंसिटी और मास को देखकर जब भी सेल के ऑर्गेनेल्स नीचे बैठ जाए उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन। ठीक है बेटा, यहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर सेडिमेंटेशन रेट को देखा जाता है कि इसकी स्पीड को, सेंट्रीफ्यूगेशन की स्पीड को आप किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हो। ठीक है बेटा, अच्छा एक और चीज होती है इनिशियली, यानी सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में इन द बिगिनिंग इनिशियली आप क्या करोगे, लो स्पीड रखोगे बेटा। जैसे हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे जब हम न्यूक्लियाई को हमने सेपरेट किया तो यहाँ पे स्पीड क्या थी, लो स्पीड थी सेंट्रीफ्यूगेशन की। तो जैसे ही आप लो स्पीड करोगे, लो स्पीड से बेटा जो हैवियर, जो भारी वाले और जो बड़े वाली ऑर्गेनेल्स होगी ना वो क्या हो जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी। ठीक है बेटा, नीचे बैठ जाएंगी, और जो चीज नीचे बैठी है उनको आप क्या बोलोगे, जिनकी डेंसिटी ज्यादा है, मैंने पहले ही बताया, उनको आप पैलेट बोलोगे। और ये जो इसका फ्लूइड वाला पार्ट है बेटा, ये जो इसका फ्लूइड वाला पार्ट है इसको आप क्या बोलोगे, सुपरनेटेंट। ठीक है बेटा, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। ठीक है, आज मुझे यही पढ़ाना था, तो कल से इंशाल्लाह हम जो है इसकी मजीद जितनी भी टेक्निक्स है उनको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।